तो साथियों आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है मूर्ति भंजक किस शासक को कहा जाता था। तो ऑप्शन ए में है मोहम्मद गजनी और ऑप्शन बी में है साथियों गयासुद्दीन तुगलक। सही उत्तर की बात करें तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात मोहम्मद गजनी। आपको बता दें साथियों 1000 से 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी तक साथियों मोहम्मद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। कितने बार साथियों, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कुल 17 बार मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण किए। खासकर साथियों इसका एक प्रसिद्ध आक्रमण था सोमनाथ के मंदिर का आक्रमण। सोमनाथ के मंदिर जो कि साथियों गुजरात राज्य में स्थित है, इस मंदिर पे उन्होंने आक्रमण करके मोहम्मद गजनी ने आक्रमण करके साथियों यहाँ से सारा कुछ धन संपत्ति जितना कुछ भी था इसको साथियों अपने साथ लूट कर ले गए थे। तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है कि मोहम्मद गजनी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किए, तो आपको याद रखना है 17 बार। कब से कब तक के मध्य, तो 1000 से 1025 ईस्वी के मध्य और 1030 ईस्वी में साथियों इसकी मृत्यु भी हो गई थी। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। इसने कुल भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसका उद्देश्य क्या था साथियों, भारत पर आक्रमण करके यहाँ अस्थायी शासन करने का नहीं था। वे चाहते थे साथियों कि वहां से धन संपत्ति लूट कर वे अपने राज्य को गजनी को एक शक्तिशाली राज्य का रूप दे सके। तो आप इसे याद रखिएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या दूसरा में आपसे पूछा गया साथियों तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, आपसे पूछा जाता है। तो आपको बता दें तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में साथियों 1191, ऑप्शन बी में है 1192। यदि सही उत्तर की बात करें तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1191। 1191 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि तराइन का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ था। तो साथियों आपको बता दें मोहम्मद गौरी, यहाँ पे मोहम्मद गजनी ने साथियों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान जी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें साथियों मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। मोहम्मद गौरी की साथियों इसमें पराजय हो गई थी क्योंकि साथियों वे भारत में पहली बार आक्रमण किए थे। मोहम्मद गौरी को हार का मुंह देखना पड़ा था। पृथ्वीराज चौहान साथियों विजय हुए थे। वही तराइन का द्वितीय युद्ध की बात करें, तराइन का द्वितीय युद्ध की साथियों यदि बात किया जाए तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1 वर्ष बाद फिर से 1192 ईस्वी में आरंभ हुआ और यह युद्ध भी साथियों गौरी मोहम्मद गौरी और साथियों पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के मध्य, जिसमें साथियों पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, पराजय हुई थी और इसमें गौरी विजय रहा था। ठीक है साथियों, तो आप इतने प्रश्नों को यदि याद रखते हैं तो आपके एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछे जाए आपसे नहीं छूटेंगे। आशा करते हैं साथियों कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या तीसरा है साथियों, आपसे पूछा गया है चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था। चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो ऑप्शन ए में दिया गया है आपको मोहम्मद गजनी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ऑप्शन बी में दिया है साथियों जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। यदि बात करें सही उत्तर की तो सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के बीच चंदावर का युद्ध हुआ था। आप इसे याद रखिएगा साथियों। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध कब हुआ था, तो 1194 आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो साथियों चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। कब हुआ था, तो 1194 में हुआ था। आप इसे याद रखिएगा। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम को लेकर। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, जिसमें कि साथियों आपसे पूछा गया है चंद्रशेखर आजाद की शहादत यानी कि साथियों मृत्यु कब हुई थी। तो आपके ऑप्शन ए में है 11 फरवरी 1961, ऑप्शन बी में है साथियों 27 फरवरी 1931। यदि साथियों आपको बता दें चंद्रशेखर आजाद जी के बाद तो ये चाहते थे कि मैं खुद के जो है गोली से मर सकता हूं लेकिन अंग्रेजों की गोली से मरना नहीं चाहूंगा। और साथियों इसकी यदि शहादत की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 27 फरवरी 1931 ईस्वी में। 27 फरवरी 1931 साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। उसके बाद चलेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा गया है साथियों वेदों की ओर लौटो एक प्रसिद्ध नारा है और यह नारा किसके द्वारा दिया गया था। प्रश्न संख्या 5 का जो है साथियों क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन ए में दिया गया है, आपको देख लीजिए आप। ऑप्शन ए में दिया गया है साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती जी और ऑप्शन बी में दिया है स्वामी विवेकानंद जी। साथियों आपको बता दें कि वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिया था किसने दिया था साथियों, तो ऑप्शन ए अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती जी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही कहा था वेदों की ओर लौटो। ठीक है साथियों, तो यह प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो आप इसे याद जरूर रखिएगा। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, साथियों आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र
खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न माना जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है साथियों, आपको देख लीजिए, दक्कन का पठार। ऑप्शन बी में छोटा नागपुर का पठार। साथियों यदि दक्कन की पठार और छोटा नागपुर की तुलना किया जाए, छोटा नागपुर पठार की तुलना किया जाए साथियों, तो खनिज संपदा की दृष्टि से ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर का पठार आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। छोटा नागपुर का पठार साथियों आप इस प्रश्न का उत्तर के रूप में याद रखिएगा, जो खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न है साथियों। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7वां है आपका, आपसे पूछा गया साथियों, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लोहा उत्पादन होता है? सबसे अधिक लोहे का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है साथियों? तो ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन नंबर बी में है साथियों उड़ीसा। तो आपको प्रश्न का उत्तर देते चलना है। यदि प्रश्न आपको पहले से पता है तो कमेंट करते चलिएगा। इससे क्या होगा कि साथियों आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाएगा। तो साथियों यदि आपको आंसर पहले से पता रहता है तो आप उसका कमेंट जरूर करते चलिएगा। चलेंगे प्रश्नों की ओर। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाता है कि प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा गया साथियों, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लोहा का उत्पादन होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में भारत में सर्वाधिक लोहा का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 है साथियों, आपसे पूछा गया है, जल में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया गया है आपका क्लोरीन, ऑप्शन ए में दिया गया है साथियों क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी में दिया गया है कि हीलियम का प्रयोग करते हैं। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, एसएससी एमटीएस के एग्जाम में कई बार पूछे गया प्रश्न है। तो साथियों आपको बता दें सही उत्तर की यदि बात किया जाए तो क्लोरीन का प्रयोग करते हैं साथियों। जल में यदि जीवाणुओं को नष्ट करना होता है हम लोग, तो हम लोग क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है साथियों, क्योंकि क्लोरीन एक ऐसा जो है गैस है जो जल में, क्लोरीन की गोलियां भी आती है साथियों, क्लोरीन की गोली आती है जिसमें टैंकों में रखकर उसके जीवाणुओं को मारा जाता है। टैंक में जो साथियों जल होता है उसमें डालकर साथियों उसके सारे जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 साथियों, आपसे पूछा गया है, वायुमंडल की कौन सी गैस जो है सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करते हैं? साथियों यह प्रश्न आपकी मैट्रिक लेवल से साथियों, कोई भी चाहे एग्जाम की आप तैयारी करो, जनरल एग्जाम की साथियों, यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपको ऊपर ही बता दिया गया है कि ये सारा कुछ प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है। तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए, सारे प्रश्नों का आप नोट बनाते चलिए। यदि नोट नहीं बना पा रहे हैं तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको सारा कुछ फ्री में उपलब्ध किया जाता है। तो साथियों अपनी तैयारी को चाहते हैं आपकी बेहतरीन करे तो चैनल को इसी तरह के प्रश्नों के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि साथियों अपने एग्जाम तक अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। तो साथियों प्रश्न में पूछा गया था कि सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों को जो है कौन अवशोषित करके हमारी रक्षा करता है? साथियों ऑप्शन ए में दिया गया है ओजोन, ऑप्शन बी में लिथियम। O3 अर्थात ओजोन सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके हमारी रक्षा करता है। सूर्य से होती हुई पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर पहुंच जाती है, हम तक पहुंच जाती है साथियों, तो हमें कौन सा बीमारी हो सकता है? तो आपको ये बात भी याद होनी चाहिए कि त्वचा कैंसर हो सकता है हम लोगों को साथियों। इसलिए सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके ओजोन परत हमारी रक्षा करता है, इसलिए इसे सुरक्षा कवच के रूप में भी हम लोग जानते हैं। आप इसे याद रखिएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है आपसे, विज्ञान का प्रश्न है साथियों, फलों को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल करते होंगे तो ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया है एसिटिलीन, ऑप्शन बी में दिया गया है एथिलीन। सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी अर्थात एथिलीन। एथिलीन आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर नहीं किया है साथियों, जो भी आपके एसएससी एमटीएस की तैयारी में लगे हुए हैं, आपके फैमिली में कोई मेंबर हो या साथियों आपके फ्रेंड सर्किल में कोई मेंबर हो, उन तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि समय रहते हुए भी अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 11। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा गया साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का वर्णन है? तो सबसे पहले आप ऑप्शन देख ले। ऑप्शन ए में है 79, ऑप्शन बी में है साथियों 80। यदि आपको पता है आंसर तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को स्किप करके साथियों कमेंट जरूर करने का प्रयास कीजिएगा, वरन हम लोग चलते हैं वीडियो पर कंटिन्यू। सबसे पहले साथियों आपको एक ट्रिक बता दें, छोटा सा ट्रिक है साथियों, आपके लिए बनाई गई है। ट्रिक है साथियों सरल। ट्रिक क्या है साथियों? सरल शब्द आपको याद रखना है। इसके माध्यम से आपको क्या पता हो जाएगा साथियों? सो से हो जाएगा आपका संसद, सो से क्या हो जाएगा साथियों? संसद। उसके बाद रो से हो जाएगा साथियों राज्यसभा, राज्यसभा। और साथियों यल से क्या हो जाएगा? लो से क्या हो जाएगा साथियों? लोकसभा। आपको याद रखना है, जगह काफी कम है तो आपको साथियों एडजस्ट कर लेना है। आपको बता दें साथियों, सरल शब्द से आपको संसद के तीनों अंगों का पता चल जाता है। सरल, सरल से जो आरंभ होगा साथियों 79, सरल अर्थात संसद का जो अर्थ है साथियों, 100 से जो सरल बना है आपका 79 में वर्णन है संसद का।
उसके बाद 80 में है साथियों आपके राज्यसभा का, और साथियों 81 में है आपके लोकसभा का। 81 में क्या है साथियों, लोकसभा का। यदि साथियों आप सरल कोड को याद रखते हैं तो उससे आपके तीनों प्रश्नों का हल आपको देखने को मिलेगा। जो संसद के क्या है साथियों, अंग है। कि संसद के 3 अंग है साथियों, जिसमें आपका क्या आता है, राज्यसभा, लोकसभा और एक राष्ट्रपति आता है। तो साथियों राज्यसभा, लोकसभा को आपको याद रखने का कोड क्या है, सरल। तो से आपका हो जाएंगे साथियों संसद, रो से राज्यसभा और लो से लोकसभा। संसद का वर्णन 79 में है, राज्यसभा का वर्णन 80 में है और लोकसभा का वर्णन साथियों 81 में है। तो साथियों आशा करेंगे कि ये काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा और भविष्य में कभी भी आप इसे नहीं भूलिएगा। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 79। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 12। आपसे पूछा गया है भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ। तो साथियों सबसे पहले जानिए कि भारत में आर्य कहाँ से आए, आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ। तो साथियों आपको याद रखना है मध्य एशिया, मध्य एशिया से भारत में सबसे पहले आर्यों का आगमन हुआ। और कब हुआ साथियों, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि 1500 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व, और ऑप्शन बी में दिया है साथियों 1200 ईस्वी पूर्व। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1500 ईस्वी पूर्व। 1500 ईस्वी पूर्व साथियों आर्य भारत में सबसे पहले आए। कहाँ से आए, तो मध्य एशिया से आए। आपको ये बात याद रखनी है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 13। तो पूछा गया है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। महावीर स्वामी साथियों जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहलाता है महावीर स्वामी। साथियों आप इसे याद रखिएगा। और इनका जन्म की अगर बात करें तो आपके ऑप्शन ए में दिया है 544 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी में दिया है साथियों 540 ईस्वी पूर्व। यदि सही उत्तर की बात किया जाए तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी आपका 540 ईस्वी पूर्व। स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। आपको ये बात याद रखनी है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों 14 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में दिया गया है आपको कि 527 ईस्वी पूर्व, और ऑप्शन बी में दिया गया है साथियों 563 ईस्वी पूर्व। यदि बात करें साथियों गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ तथ्यों की, गौतम बुद्ध का साथियों बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। कौन से धर्म साथियों, बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। गौतम बुद्ध का साथियों बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आपको ये बात भी याद रखनी है, काफी महत्वपूर्ण बात है साथियों। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये साथियों बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और यदि बात करें कि इनका जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन ए में दिया है 527 और ऑप्शन बी में 563 ईस्वी पूर्व। तो साथियों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 563 ईस्वी पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था साथियों, 563 ईस्वी पूर्व, और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त किया गया। तो ऑप्शन ए में दिया गया है साथियों 318 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी में दिया गया है साथियों 261 ईस्वी पूर्व। यदि साथियों महान सम्राट अशोक की बात करें तो इनके द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईस्वी पूर्व प्राप्त किया गया साथियों। और इस विजय के बाद साथियों उन्होंने प्रण लिया कि इसके बाद वे युद्ध नहीं लड़ेंगे, क्योंकि साथियों कलिंग युद्ध के दौरान साथियों काफी जनसंहार हुआ था। इसमें बच्चे, बूढ़े एवं जान माल की काफी क्षति हुई थी, जिसे देखकर अशोक, महान सम्राट अशोक का साथियों हृदय पसज गया था और उसके बाद वे युद्ध से विदा ले लिए थे। साथियों आपको ये बात याद रखनी है, 261 ईस्वी पूर्व महान सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त किया गया था। साथियों आपको यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा रहा है जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। साथियों प्रश्न का जवाब कमेंट में देने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। यदि आपको प्रश्न का जवाब नहीं पता होगा तो आप कमेंट करके प्रश्न को ही पूछ सकते हैं। महान सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे। साथियों आपको वंश बताना है कि महान सम्राट अशोक जो थे साथियों किस वंश से संबंधित थे। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। साथियों आपको फिर से दोहराया जाता है कि यदि आपको आंसर नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को ही कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि रिप्लाई के माध्यम से हम उसका आंसर दे सके। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न साथियों प्रश्न संख्या 16 आपसे पूछा गया है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध साथियों जिसके बाद बाबर ने भारत में मुगल वंश की जो है स्थापना की थी। कब हुआ था साथियों, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। यदि साथियों सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में साथियों बाबर द्वारा भारत पर प्रथम बार आक्रमण किया गया था साथियों। और किस पर आक्रमण किया था, तो साथियों आपको बता दें साथियों इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था साथियों, जिसमें इब्राहिम लोदी की जो है पराजय हुई थी। और साथियों बाबर जीत के बाद भारत में मुगल वंश का
जो है शासन स्थापित किया था। मुगल वंश का संस्थापक कौन हो गया साथियों? बाबर हो गया। आपको ये बात पता होनी चाहिए। और ये युद्ध 1526 ईस्वी पूर्व लड़ा गया था। 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, आपको याद रखनी है। चलेंगे उसके बाद प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपसे पूछा गया साथियों, गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान कौन सी उपाधि जो है त्याग दी थी? तो साथियों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। ऑप्शन ए में दिया गया है आपको केसर ए हिंद की उपाधि। ऑप्शन बी में दिया है बुलंद ए हिंद की उपाधि। साथियों बात करें यदि जलियांवाला बाग हत्याकांड की, तो यह 13 अप्रैल साथियों 1919 ईस्वी में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो साथियों पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में हुआ था, आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। और साथियों कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। और इसके दौरान गांधी जी ने कौन सी उपाधि जो है त्याग दी थी? तो साथियों ऑप्शन ए में दिया गया है आपको केसर ए हिंद की उपाधि, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। आपसे पूछा गया है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो ऑप्शन ए में दिया है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी में राजेंद्र प्रसाद जी। साथियों यदि अस्थायी अध्यक्ष की बात करें, सबसे पहले साथियों अस्थायी अध्यक्ष जान लीजिए। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? उसी के बाद तो ही अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। तो साथियों अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे साथियों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और साथियों यदि अस्थायी अध्यक्ष की बात किया जाए तो ऑप्शन बी में दिया गया है आपको अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे कहाँ के साथियों? संविधान सभा के। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो सबसे पहले साथियों संविधान सभा की शुरुआत जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। उस समय अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। इसके 2 दिन बाद पुनः साथियों संविधान सभा का दूसरा बैठक बुलाई गई, जो तो साथियों कब हुई? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। और इसमें साथियों अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो कि आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 19। आपसे पूछा गया है एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो यह भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। ऑप्शन ए में दिया गया है राष्ट्रकूट ने। ऑप्शन बी में दिया है साथियों पल्लवों ने। सही उत्तर की यदि बात किया जाए तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकूट वंश ने ही एलोरा के जो है गुफाओं का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर ए साथियों आपको याद रखना है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न में। साथियों अगला नंबर प्रश्न का उत्तर देखने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो साथियों लाइक अवश्य कर दीजिए। एक प्यारा सा कमेंट भी आप कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, ताकि साथियों हमको आपके कमेंट से प्रेरणा मिले और आपके लिए हम लगातार मेहनत करते रहें। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया साथियों सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? तो ऑप्शन ए में दिया है अफ्रीका। ऑप्शन बी में दिया गया है एशिया। सही उत्तर की यदि बात करें साथियों तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया महादेश क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से साथियों सबसे बड़ा महादेश है। आपको ये बात याद रखनी है। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 21। 21 में पूछा गया साथियों 21 वर्ष से 18 वर्ष कब कर दिया गया? किसमें साथियों? तो प्रश्न शुरू से देख लेते हैं हम लोग। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाताओं अर्थात साथियों जो वोटिंग करते हैं उनकी आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो साथियों यह संशोधन कब हुआ था? कई हुआ संविधान का कितनावां संविधान संशोधन था साथियों? ऑप्शन ए में दिया गया है आपको 61वां संविधान संशोधन था। ऑप्शन बी में दिया गया है साथियों 86वां संविधान संशोधन था। यदि साथियों सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह 61वां संविधान संशोधन था साथियों, जिसमें कि वोटर जो है उनकी आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। आपको ये चीज याद रखनी है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 22। आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों की संख्या है? तो साथियों प्रारंभ में भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे साथियों? 7 मौलिक अधिकार थे। आपको ये बात पता होना चाहिए। लेकिन साथियों उसमें से संपत्ति के अधिकार को साथियों हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को साथियों मूल अधिकारों की सूची से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जिसका वर्णन अभी वर्तमान समय में संविधान के अनुच्छेद 300 ए में किया गया है कि यह संपत्ति का अधिकार साथियों एक कानूनी अधिकार है।
और साथियों यदि बात करें मौलिक अधिकारों की तो साथियों 7 से संपत्ति का अधिकार आगे हट गया, तो वर्तमान समय में 6 आपका मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, जिसमें आपसे पूछा गया साथियों ब्रह्मांड में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया गया है शनि ग्रह, ऑप्शन बी में दिया गया है बुध ग्रह। ब्रह्मांड में सबसे छोटा की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात बुध ग्रह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो साथियों बृहस्पति ग्रह है सबसे बड़ा ग्रह। बृहस्पति ग्रह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है और बुध ग्रह साथियों ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह है। तो आपको दोनों ही चीजें पता होनी चाहिए, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध। चलेंगे उसके बाद प्रश्न संख्या 24 की ओर। तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो साथियों ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, आपको ये प्रश्न भी याद होने चाहिए। ऑप्शन ए में आपको दिया गया साथियों भीमराव अंबेडकर जी, ऑप्शन बी में दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। यदि साथियों प्रथम कानून मंत्री की बात करें तो प्रथम कानून मंत्री हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो थे साथियों कानून मंत्री थे। यह आपको पूछा जाता है कि विधि मंत्री, तो कानून मंत्री पूछे या विधि मंत्री पूछे साथियों आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात भीमराव अंबेडकर ही देना है। और साथियों आपको बता दें इन्हें संविधान का निर्माता के रूप में भी हम लोग जानते हैं। संविधान का निर्माता किसे कहते हैं साथियों तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, आपको याद रखनी है। उसके बाद चलेंगे आज के अंतिम नंबर प्रश्न की ओर। आज का आपका अंतिम नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 25, जिसमें आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान सभा में प्रतिनिधियों के रूप में महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर देखने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों। प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, इसमें आप बता सकते हैं कि अगला वीडियो आपको किसके लिए चाहिए साथियों। उसके अलावा कोई भी राय हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। और साथियों अपने दोस्तों तक इसे शेयर नहीं किए हैं तो शेयर जरूर कर दीजिए। तो साथियों महिलाओं की प्रतिनिधित्व पूछी गई है आपसे, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 15। महिलाओं की प्रतिनिधित्व कितनी थी 15 थी, आपको ये चीज याद रखना है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको होमवर्क के रूप में एक प्रश्न पूछा गया है, इसका जवाब की आपको कमेंट में देना है साथियों। प्रश्न क्या है हवा महल कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए में है हैदराबाद, ऑप्शन बी में है अजमेर। वीडियो के एंड में साथियों आपको इतना ही कहना चाहेंगे, अपनी तैयारी के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और साथियों सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए ताकि अपनी तैयारी को आप बेहतरीन कर सकें। आशा करेंगे कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और साथियों उपयोगी साबित हुआ होगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।